नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम हिट इंडिया फिट इंडिया और मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर श्रीराम काबरा के पास और यहाँ पर एक समस्या जो कि एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है उसके बारे में जानकारी लेने पहुंचे हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कि एक व्यक्ति को इतनी हार्मफुल होती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर श्रीराम काबरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, कैसे होती है और कैसे पता लगाए कि क्रॉनिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर दोनों में क्या फर्क है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये डिजीज होती क्या है? क्रोनिक किडनी डिजीज जैसे कि इसके नाम में ही है, ये एक बीमारी है जिसको किडनी की बीमारी है जिसको एटलीस्ट 3 महीने की अवधि में अगर पेशेंट को ये लगातार ये प्रॉब्लम है, किडनी के फंक्शंस ठीक नहीं आ रहे हैं, तो उसे क्रोनिक किडनी डिजीज बाय डेफिनेशन बोला जाता है जी। ये परमानेंट किडनी फेलियर की तरफ संकेत करती है और नॉर्मली जब क्रिएटिनिन एक नॉर्मल रेंज से बाहर रहता है 3 महीने के लिए, या यूरिन में से प्रोटीन का लीकेज या एबनॉर्मल यूरिनरी फाइंडिंग्स आती हैं 3 महीने के लिए, या फिर किडनी में कोई स्ट्रक्चरल बदलाव होता है, किडनी का साइज छोटा हो जाना, उसमें सिस्ट्स हो जाना, किडनी सूज जाना, इस तरह का अगर कोई बदलाव होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ के डेफिनेशन में रखते हैं। सर, क्रॉनिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर दोनों में कुछ फ़र्क है या एक ही चीज़ है? क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अगर किडनी का फिल्ट्रेशन फंक्शन कम होने लग जाता है तो ये किडनी फेलियर का रूप ले लेती है। जैसे मैंने बताया कि किडनी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है और फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मतलब स्ट्रक्चर गड़बड़ है लेकिन फंक्शन नॉर्मल है जी। ऐसे में हम किडनी का फेलियर नहीं बोलेंगे, पर इनफैक्ट जब क्रोनिक किडनी डिजीज CKD जो हम बोलते हैं, इसका एक पुराना नाम हुआ करता था क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, CRF। पर ये नाम सिर्फ इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि हर क्रोनिक किडनी डिजीज फेलियर नहीं होती है, पर यूजुअली जो हमारा मेजर चंक है क्रोनिक किडनी डिजीज का वो रीनल फेलियर वाला ही चंक है। अच्छा सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि हमें जो है ये डिजीज हो गई है, या पहली स्टेज में जो है कैसे पता लगा सकते हैं हम? पहली स्टेज पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए बेसिक फंडामेंटल एक समझना आप कि भगवान ने हमारे को 2 किडनीज दी हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ किडनी डोनर्स का। हम उनसे एक किडनी डोनेशन लेते हैं, उसके बाद भी वो एक किडनी में बिल्कुल ठीक चलते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, है ना? तो सिर्फ इसी चीज़ से हम लोग ये बात समझ सकते हैं। मैं साइंटिफिक डिटेल्स नहीं देते हुए सिर्फ इसी चीज़ से समझाना चाहता हूँ कि एक किडनी हमारे नॉर्मल कार्यशैली के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए मोर देन इनफ है। हमारे पास 2 किडनी गिफ्टेड है, एक एक्स्ट्रा किडनी गिफ्टेड है हमारे को। तो नेचुरल बात है, जब तक हमारा 50 से 60% का किडनी डैमेज नहीं हो जाएगा हमारे को कोई लक्षण नहीं आएंगे। बिल्कुल। 50 to 60% जब किडनी डैमेज हो जाता है, आप ऑलरेडी CKD स्टेज 2 में प्रवेश कर चुके हैं। और जब लक्षण आने शुरू होते हैं, जब और 10-15% किडनी खराब होती है, जब CKD स्टेज 3 में जाते हैं, तब तक आपका ऑलरेडी स्टेज 3 आ गया होता है। तो अर्ली स्टेजेस में लक्षण यूजुअली नहीं होते हैं, और अगर आते हैं तो बॉडी में थकान होना, शरीर में दर्द होना, थोड़ा भूख कम लगना, खून की कमी हो जाना, कभी कभी स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में या नेफ्राइटिस के पेशेंट्स में, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के पेशेंट्स में पैरों में सूजन आना, पेशाब कम होना या आंखों के आसपास स्वेलिंग आ जाना, ये लक्षण शुरू हो जाते हैं। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में, ये तो नॉर्मली थायराइड पेशेंट जो होते हैं उनको भी आ जाती है, तो हम लोग पता नहीं लगा पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वेलिंग तो पैरों में और चेहरे पे थायराइड में भी आती है, पर जो किडनी की स्वेलिंग आती है वो आती है पानी के रिटेंशन की वजह से। थायराइड में जो स्वेलिंग आती है वो फैट गेन की वजह से आती है। तो जो पानी के रिटेंशन वाली स्वेलिंग होती है वो नॉर्मली, अब उसमें दबाएं तो गड्ढा पड़ जाता है तो आपको पता चलता है, प्लस डायनामिक होती है। आप रात भर पैर ऊपर करके लेटे तो स्वेलिंग पैरों से कम हो जाएगी, अब सुबह सो के उठेंगे तो चेहरे पे, आंखों के आसपास ज़्यादा स्वेलिंग नजर आएगी। प्लस देयर इज एन ओवरलैप ऑल्सो।
कई बार किडनी की पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम किडनी की वजह से थोड़ी बहुत आती है, तो देयर इज एन ओवरलैप आल्सो। कितने स्टेजेस होते हैं और स्टेजेस के नाम क्या होते हैं इसमें? क्रोनिक किडनी डिजीज को नॉर्मली हम लोग 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 एंड 2 नॉर्मली करके 60 ml से ऊपर का जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किस रेट पे ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा है किडनी से, उसको जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर के बेसिस पे डेफिनेशन होती है। तो 60 ml से ऊपर जिन का भी जीएफआर है वो स्टेज 1 और 2 में आते हैं, जो अमूमन हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन उसके बाद स्टेज 3, 4 और 5 ये 3 स्टेजेस और होते हैं, जो क्लिनिकल स्टेजेस आप एक तरह से समझ लो, जिसमें लक्षण आएंगे, पेशेंट्स को सिम्टम्स होंगे और वो आपके पास इलाज के लिए आएगा। ये 3 स्टेजेस होते हैं क्लिनिकल स्टेजेस। सर 3 स्टेजेस होते हैं। अब स्टेजेस 5 ही होते हैं, स्टेज 1 to 5, बट जो हमारे को रिकॉग्निशन होता है बीमारी का वो स्टेज 3 to 5 में होता है। 3 to 5 में होता है। लेकिन सर उस समय तक तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती होगी या बहुत गंभीर रूप ले लेती होगी ये बीमारी। सो दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि किडनी के जो स्टेज 3 एंड अबव में कई बार रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती। स्टेज 1 और 2 में हम यूजुअली रिवर्सिबिलिटी या स्टेबलाइजेशन ट्राई कर सकते हैं। स्टेज 3 में भी अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेजेस ऑफ CKD3 जिसको हम 3A बोलते हैं, उसमें भी हम लोग स्टेबलाइजेशन की कोशिश करते हैं विद मेडिसिन एंड आइडेंटिफाइंग की बेसिक पैथोलॉजी क्या है, जिस वजह से ये किडनी खराब हो रही है, उस वजह को हम आइडेंटिफाई करके अगर समय से ट्रीट कर पाए तो उस स्टेज पे भी हम काफ़ी कुछ रोकथाम कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सर वजह आप बोल रहे हैं कि वजह आप निकालते हैं कि किस वजह से ये डिजीज हुई है, तो कारण क्या होते हैं इस डिजीज के? हमारे देश में मेजरली 60% जो किडनी फेलियर्स होते हैं वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्याओं की वजह से होते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद में गुर्दे की जो छलनियाँ होती है, ग्लोमेरुलस होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सूजन आ जाती है। तो इसमें जब सूजन आती है तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कम होता है, यूरिन में से प्रोटीन का लीकेज बढ़ जाता है। तो ये नेक्स्ट 3rd कॉमन चीज़ है। इसके अलावा दवाएं जो हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज करते हैं, स्पेशली पेन किलर मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इंडिजिनस आयुर्वेदिक मेडिसिन या इवन एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स वगैरह, जिनसे कई बारी किडनी पर रिएक्शंस होते हैं, तो ये आपकी किडनी की समस्याएं पैदा करती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 6 to 7 कैटेगरीज और हैं, जिसमें किडनी के सिस्ट अगेन एक कॉमन समस्या है हमारे देश में। सिस्टिक किडनी डिजीजेस जो है वो भी इस तरह का रूप ले लेती है। इसके अलावा किडनी में स्टोन्स होना, स्टोन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन होना, या फिर प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में ओल्ड एजेस के अंदर उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होना, कई बार इसके कारण भी किडनी की समस्याएं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में आती है। बिल्कुल सर, आपने जो जानकारी दी बहुत सही थी, लेकिन आपने बताया कि डायबिटिक और जो बीपी हाई पेशेंट्स हैं उन दोनों को ये बीमारी होती है, लेकिन बीमारी की वजह से बीपी होता है या बीपी की वजह से बीमारी होती है? दोनों तरह से है, दोनों तरह से है। किसी पेशेंट को स्पेशली आप एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि एक सपोज 30 साल का एक व्यक्ति मेरे पास आता है बीपी की समस्या लेके और किडनी की खराबी लेके। बीपी और डायबिटीज़ ये दोनों चीज़ें ऐसी बीमारियां हैं जो कम से कम 10 साल तो मिनिमम लेती हैं किडनी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ का फॉर्म देने के लिए। ठीक है, तो एक 30 साल का व्यक्ति अगर मेरे पास आता है कि मेरे को बीपी भी है और किडनी की प्रॉब्लम भी है, अभी अभी पता चला है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि इसकी बीपी की प्रॉब्लम शायद किडनी की वजह से है। पर अगर मुझे ये हिस्ट्री मिलती है कि किडनी बीपी की समस्या 10, 12, 15 साल से चल रही है और एक 40 या 45 या 50 साल का आदमी है, उससे बड़ा आदमी मेरे पास आता है, तो डेफिनेटली हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज या बीपी की वजह से किडनी खराब होने की एक संभावना हमेशा रखनी चाहिए। अगर सर आपको पता चलता है कि किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसको कैसे इलाज किया जा सकता है, किस तरीके से उसका इलाज होता है और कब तक संभव होता है? क्रोनिक किडनी डिजीज के हर स्टेज में इलाज संभव है, हर स्टेज के हिसाब से इलाज अलग अलग हो जाता है। पर पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए उसका कारण आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी कारण नहीं मिलता, पर यूजुअली हमारे पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पेन किलर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यूरिनरी इन्फेक्शन, इस तरह के कारण कुछ ना कुछ अमूमन मिल जाते हैं हमारे को। तो
सबसे पहले कारण आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना है। उसके बाद किडनी की वजह से कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो गड़बड़ाते हैं, जैसे खून की कमी होना, कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाना, फास्फोरस बढ़ जाना, ब्लड में एसिड लेवल्स बढ़ जाना, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना चाहिए। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जब हम ट्रीट करते हैं तो पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं और जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो भी स्लो डाउन होता है। पर मेजरली आज के डेट में कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे बीपी की कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं, जिनको हमें अपने ट्रीटमेंट में अगर हम शामिल कर सकते हैं किसी तरह से, तो वो डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने में सहायता देती है। सर, क्या अल्कोहल जो इनटेक करता है उसको भी ये बीमारी हो सकती है? अल्कोहल से यूजुअली डायरेक्ट कोरिलेशन किडनी की बीमारी का नहीं है, पर इनडायरेक्टली यस, अल्कोहल से यूरिक एसिड अगर बढ़ता है या अल्कोहल से क्रोनिक अल्कोहल के कारण डिहाइड्रेशन या सोडियम की कमी होती है, बियर पोटोमेनिया जिसे कहते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे को किडनी की समस्या इनडायरेक्टली आ सकती है। पर डायरेक्टली अल्कोहल किडनी को इंजरी देता है, ऐसे कोई बहुत एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। सर, अगर हम इस डिजीज़ का इलाज कर रहे हैं उस दौरान क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ती है? मैं बात करूं कि थर्ड स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है, सुना है कि वो बहुत गंभीर होती है। नहीं, थर्ड स्टेज नहीं, फिफ्थ स्टेज लास्ट स्टेज होती है। आप शायद फिफ्थ स्टेज की बात फिफ्थ स्टेज की ही मैं बात आपसे। फिफ्थ स्टेज नॉर्मली उस स्टेज को बोला जाता है जिस स्टेज में किडनी आपकी बॉडी को, आपके बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होती है। नेचुरली जब बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शंस सपोर्ट नहीं होंगे किडनी के, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी ने फिल्टर करने हैं वो बॉडी में रिटेन होंगे, जैसे कि पानी, एसिड्स, अनवांटेड सॉल्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन और इसके जैसे करीबन 68 to 70 और टॉक्सिन्स होते हैं जो मैंने नहीं गिनाए हैं आपको। जब ये रिटेन होंगे तो ये धीरे धीरे शरीर को बीमार करते हैं, वेट लॉस होना शुरू होता है, भूख कम होनी शुरू होती है, पैरों में सूजन आनी, और वो सूजन जल्दी जब पानी इकट्ठा होता है तो लंग्स में भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो हार्ट पे भी लोड डालती है। नॉट ओनली दिस, किडनी की वजह से बीपी का अनकंट्रोल होना, जैसा कि भी हमने डिस्कस किया, खून की कमी होना, बिकॉज किडनी एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाती है जो कि अब किडनी फेलियर हुआ तो नहीं बन पाता, प्लस किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, जो कि अगेन किडनी फेलियर हो तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसके कारण मसल एंड बोन प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारे लक्षण इन किडनी के फंक्शंस के लॉस की वजह से हमारे को देखने को मिलते हैं और इन्हीं सबको हमें सप्लीमेंट करना होता है। मैम, सर, एक व्यक्ति जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और लास्ट स्टेज है उसकी, लेकिन उसका इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान क्या उसको समस्याएं जो आएंगी, कितना उनको मतलब कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं कितनी आएंगी और आपके लिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है चीज़ों में? तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूंगा, ये लास्ट स्टेज जो आपने बोला वो किडनी की लास्ट स्टेज है, पेशेंट की लास्ट स्टेज नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ होप नाउअडेज आफ्टर स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज। स्टेज 5 के अंदर बहुत सारे तरह की समस्याएं आ सकती हैं, सांस फूलने से लेके वेट लॉस, भूख कम लगना, खून कम होना, दौरे पड़ना, बेहोशी की हालत होना, कंफ्यूजन स्टेट होना, ये सब चीज़ें स्टेज 5 में हो सकती हैं। हार्ट की समस्याएं होना, ये सब स्टेज 5 में हो सकती है। लेकिन ऐसे में तो पेशेंट्स भी पैनिक हो जाते होंगे, तो उसको कैसे आप मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स कैसे लेकर आते होंगे? सो नेचुरली देखो, ह्यूमन नेचर है कि एकदम से आप अनटिल अनलेस देयर इज अ डायर इमरजेंसी, पेशेंट को एकदम से जो है आप नहीं बोल सकते कि अब तेरी किडनी खत्म हो गई और तुम्हें डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट पे जाना है। नेचुरली पहले दिन बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले दिन आपको असेस करके पहले यू हैव टू बी श्योर कि आप जो बोलने जा रहे हो उसमें वाकई दम है कि नहीं है। बट डेफिनेटली पेशेंट को स्लो एंड स्टडी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सिर्फ हमारा ही मॉरल सपोर्ट की नहीं, फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो फैमिली को भी हम लोग तैयार करते हैं, नॉट ओनली पेशेंट को, कि इस तरह का एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव सपोर्ट दें, नेगेटिव बातें ना करें, नेगेटिव सपोर्ट ना दें, पॉजिटिव डाइटरी सप्लीमेंट्स दें, पॉजिटिव जो है डाइट दें, प्लस जितनी भी डेफिशिएंसीज हमारी ये किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो गई है उसे करेक्ट करना शुरू करें एटलीस्ट। जब वो करेक्ट होता है तो यूजुअली पेशेंट को अंदर से अच्छा फील होता है और नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट लेने के लिए वो मेंटली तैयार हो जाता है। सर, जब डायलिसिस पे एक पेशेंट आ जाता है तो सुना है कि वो बाहर जो नॉर्मल एक डस्ट होती है
उसके लिए वो भी बहुत हार्मफुल होती है। देखिए नॉर्मल डस्ट तो सभी के लिए हार्मफुल होती है, बट डेफिनेटली यस, जो आप बोलना चाह रहे हैं शायद कि वो पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसको इन्फेक्शन पकड़ने का चांस ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यू आर करेक्ट कि किडनी पेशेंट्स को बिकॉज इनकी इम्यूनिटी लो होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे के लिए हम लोग एज अ पॉलिसी क्या करते हैं कि वैक्सीन्स यूज़ करते हैं, फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स होती हैं जो निमोनिया का प्रिवेंशन और फ्लू का प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये हम ऑन अ रूटीन बेसिस हमारे सारे किडनी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं। इससे ये चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छे डायलिसिस से या किडनी ट्रांसप्लांट से आप पेशेंट का जो टॉक्सिन लेवल्स हैं उसको हम कम कराते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इज एनी टाइम बेटर इन दैट पर्सपेक्टिव, ऑल्दो उसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, बट एक्चुअली पेशेंट्स की इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस वो बेटर हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांट एज कंपेयर टू डायलिसिस, और पेशेंट्स कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ों से हम लोग पेशेंट्स को थोड़ा स्टेबलाइज करके रख पाते हैं। ऑफ कोर्स जो आप इन्फेक्शन के चांसेस बोल रहे हैं वो ज़्यादा हो ही जाते हैं। खान पान में इसमें इस बीमारी में खान पान का ध्यान कितना रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए? जब तक हम स्टेज 4 तक हैं तब तक हम लोग प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की सलाह देते हैं। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी देख के देना होता है। जो पेशेंट पहले से ही मैल न्यूट्रिशन में है, जिसके प्रोटीन लेवल्स कम हैं ऑलरेडी ब्लड में, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस देके थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। लेकिन ओवरऑल प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब किडनीज फिल्टर करती हैं इन प्रोडक्ट्स को तो वो किडनी के ऊपर एक लोड की तरह काम करते हैं, और जब भी हम ये लोड कम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन या क्वालिटी ऑफ प्रोटीन चेंज करके हम एक इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन देते हैं जो कम नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करे, तो पेशेंट्स की किडनीज ज़्यादा लास्ट करती हैं। पेशेंट्स को ओवरऑल जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण नौजिया का, भूख कम लगना, वीकनेस बॉडी, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करने होते हैं, खास करके पोटेशियम और फॉस्फोरस नामक सॉल्ट, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है। सोडियम तो कम लेना ही होता है बिकॉज ज़्यादा सोडियम वी ऑल नो कि बीपी बढ़ाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सॉल्ट्स है इसको हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम फॉस्फोरस है, और पोटेशियम और फॉस्फोरस है। इसके अलावा हम लोगों को सारा एफर्ट लेना होता है कि ब्लड में एसिड लेवल्स कम से कम जनरेट होते हैं। जितने भी एसिड जनरेटिंग फूड्स हैं वो हमें मिनिमाइज करने होते हैं। एहतियात और बचाव क्या है इसके? अर्ली रिकॉग्निशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी रियलाइज इन आवर डिस्कशन कि स्टेज 3 तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है अनटिल अनलेस किसी हेल्थ चेकअप में आपको पकड़ा गया। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमें समझना होता है कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो हमारी किडनी प्रॉब्लम को जनरेट करेंगे। उसमें से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, जो किडनी में ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि स्टोन के कारण, प्रोस्टेट के कारण, मेलिग्नेंसीज के कारण ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को अर्ली आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे में और मालूम है कि ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल या ब्लड शुगर हमारा बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं है, या फैमिली में हिस्ट्री है, जी जी मेरे बीपी शुगर की फैमिली में हिस्ट्री है और लोगों को मालूम है कि फैमिली में किडनी की भी समस्याएं आई हैं, ऐसी सूरत में मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स लेके अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के पास जाकर, और हमें पहले पता लगाना चाहिए कि कहीं मुझे किसी तरीके की किडनी में कोई हार्म तो नहीं। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं तो यस, और अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो 35 या 40 की उम्र के बाद में एक एनुअल हेल्थ चेक इज अ गुड मेथड। और एक्चुअली एक्सटेंसिव एनुअल चेकअप की जरूरत नहीं है किडनी का डिजीज पता लगाने के लिए। एक सिंपल यूरिन का टेस्ट, एक सिंपल क्रिएटिनिन का टेस्ट हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स आइडिया दे देता है कि हमारे को किडनी की कोई समस्या है कि नहीं। सर एक आखिरी सवाल कि आयुर्वेदिक कितना कारगर है इसमें? देखिए हम जब भी बात करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट की, हम एविडेंस पे बात करते हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मैं किसी भी पद्धति के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब काम करती हैं। आयुर्वेदिक हमारी एंशिएंट पद्धति है, आज तक जब तक एलोपैथी नहीं आई थी आयुर्वेदिक से ही लोग ठीक होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं काम करती है। पर आज की डेट में जब हम मेडिसिन कोई भी इवन एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम ट्रीटमेंट को इवॉल्व करते हैं समय के साथ में,
आयुर्वेदिक में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसर्च है। अब कुछ सालों से दोबारा रिसर्च हमारी पॉसिबली गवर्नमेंट की वजह से शुरू हुई है, तो इट्स अगेन गोइंग टू टेक टाइम। बट आज की डेट में आयुर्वेदिक रिसर्च, ठीक है, जिन लोगों को नॉलेज है उनके लिए अच्छी बात है, पर मेजॉरिटी लोग जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिना नॉलेज के हेयर से पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टीरॉइड्स भी देते हैं, हैवी मेटल्स भी देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन भी उसी में मिक्स करके देते हैं। एक प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बहुत ही लिमिटेड रह गई, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये ओवरऑल अगर मैं एक जनरल बात करूं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप जाना चाह रहे हैं, इट इज़ योर चॉइस, बट बहुत सोच समझकर और बहुत ही क्वालिफाइड आदमी के पास जाके ही लेना चाहिए। अदरवाइज बेटर है कि एविडेंस बेस्ड जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसको हम प्रेफर करें, क्योंकि एविडेंस है हमारे पास। बेसिकली सारा आज के डेट में हम लोग बात करते हैं एविडेंस बेस पे, भाई किस बीमारी से कितना हमारे को बेनिफिट होता है या कितने साइड इफेक्ट आते हैं। मोर देन बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीराम काबरा, जिन्होंने हमें इतनी सारी जानकारी दी। और साथ ही अगर आप लोगों को किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम लग रही है या आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है या सिम्टम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। सिर्फ कोई ऐसी जानकारी जो हमसे छूट गई हो और आप बताना चाहते हो? मैं सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जब हम स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जैसा हमारे डिस्कशन में हमने समझा कि किडनी का सिर्फ फिल्ट्रेशन ही एक फंक्शन नहीं है, खून बढ़ाना, विटामिन डी बनाना और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी किडनी के फंक्शंस में आता है। और जब हम डायलिसिस एज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट चूज करते हैं स्टेज 5 के लिए, तो फिल्ट्रेशन के अलावा कोई और फंक्शन हम सप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड जो किडनी पेशेंट्स में इम्यूनिटी और मोर्टालिटी और हार्ट की प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स होने का जो रिस्क है वो हम कवर नहीं करते। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक होलिस्टिक होलसम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, और चारों किडनी के जो ये फंक्शन है, ये चारों के चारों हम पूरी तरह से सप्लीमेंट और एक नेचुरल वे में सप्लीमेंट करके देते हैं। और डायलिसिस का क्या, हफ्ते में 2 या हफ्ते में 3 बार होती है। ये एक प्रोसेस है जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में बॉडी में लगातार कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है। और जैसा हमने बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद में एक्चुअली हम देते तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, पर किडनी पेशेंट के मुकाबले इम्यूनिटी पेशेंट की टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस वो बेटर हो जाती है। सो ये एक एडवांटेज है हमारे को, जो इसलिए हमें हमेशा ट्रांसप्लांट प्रेफर करना चाहिए जब भी संभव हो, एज कम्पेयर टू डायलिसिस जब हम स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को भी खूब पसंद आएगी ये जानकारी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीराम काबरा, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है, क्या लक्षण पाए जाते हैं, और आप लोगों से अपील ज़रूर करूँगी कि एक बार ज़रूर अपना बॉडी हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि किसी भी तरीके की बीमारी से आपको सामना ना करना पड़े। ऐसी खास और अन्य खबरों से रूबरू कराती रहूँगी। जब तक के लिए ज़रूर जुड़े रहे देश रोज़ाना के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।